नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी कंपनी की जिसने एक छोटे से गैराज से अपना सफर शुरू किया और आज पेंट की पूरी दुनिया पर राज करती है, एशियन पेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं सिर्फ एक नंबर से 31,250 करोड़ रुपए। ये एशियन पेंट्स का फिस्कल ईयर 2024 का रेवेन्यू है। पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजार में उनकी पकड़, उनकी बादशाहत का सबूत है। पर सवाल ये है, कैसे? आप जरा इस पर गौर कीजिए। एशियन पेंट्स का रेवेन्यू अपने अगले दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स बर्जर पेंट्स और कंसाई नैरोलैक दोनों को मिलाकर भी ज्यादा है। मतलब ये मार्केट डोमिनेंस की एक अलग ही कहानी है। तो एक छोटे से गैराज से शुरू हुई कंपनी ने आखिर ये किया कैसे? ठीक है, तो चलिए इस केस स्टडी को समझते हैं। हम देखेंगे कि ये मार्केट के लीडर कैसे बने, इनकी पहली बड़ी जीत क्या थी, और फिर वो 3 पिलर्स या स्तंभ क्या हैं जिन पर इनकी पूरी स्ट्रैटेजी टिकी है, और आखिर में एक इन्वेस्टर के लिए इससे क्या सीखने को मिलता है। तो कहानी शुरू होती है 1942 में। सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है और 4 दोस्त अपने गैराज से पेंट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पर शुरू होते ही उनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई। जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने एशियन पेंट्स का माल रखने से ही मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही ब्रिटिश कंपनियों के साथ काम कर रहे थे जो उन्हें उधार पर माल देती थीं। तो नए खिलाड़ी के लिए कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, हर मुश्किल एक मौका लेकर आती है। तो उन्होंने वो किया जो स्मार्ट बिजनेस करते हैं। उन्होंने वहां देखा जहां कोई और नहीं देख रहा था। बड़े खिलाड़ी शहरों में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बड़े बड़े टिन बेच रहे थे। एशियन पेंट्स ने क्या किया? वो गांवों की तरफ मुड़ गए। उन्होंने छोटे छोटे 50 ml और 100 ml के पैकेट बनाए। उन किसानों के लिए जिन्हें त्योहारों पर अपने घर या बैलगाड़ी को रंगने के लिए बस थोड़ा सा सस्ता पेंट चाहिए था। और ये स्ट्रैटेजी कमाल कर गई। इतनी कामयाब रही कि सिर्फ 10 साल में 1952 तक उनका रेवेन्यू 23 करोड़ रुपए को पार कर गया। यही वो पैसा था, वो कैश मशीन थी जिसने उनके आगे के सफर की नींव रखी। तो अब कंपनी बड़ी हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़े उनके सामने इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमजोरी आ खड़ी हुई। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपना पहला पिलर बनाया। पेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत थी 180 दिन का कैश ट्रैप। मतलब कंपनी ने दुकानदार को माल तो दे दिया, पर पैसा मिलता था 6 महीने बाद। सोचिए, कंपनी का सारा पैसा, वर्किंग कैपिटल 6 महीने के लिए बाजार में ही फंसा रहता था। अब इससे होता क्या था? पहला, पैसा रिटेलर के पास फंसा है। दूसरा, नया माल बनाने के लिए कंपनी को बैंक से लोन लेना पड़ता था। और तीसरा, जो भी कमाई होती उसका एक बड़ा हिस्सा लोन का ब्याज चुकाने में ही चला जाता। ये एक ऐसा चक्र था जिसमें सब फंसे हुए थे। एशियन पेंट्स को इससे बाहर निकलना था, वो भी अपने डीलर्स को नाराज किए बिना। और यही उन्होंने अपना बैंकर वाला दिमाग लगाया। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे परफॉर्मेंस डिस्काउंट मैकेनिज्म कहते हैं। सिंपल भाषा में उन्होंने डीलर्स से कहा, अगर आप हमें जल्दी पेमेंट करते हैं तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे। कंपनी के लिए ये सिर्फ 3.5% का डिस्काउंट था, लेकिन रिटेलर के लिए ये करीब करीब 25% के प्रॉफिट में बढ़ोतरी के बराबर था। एक विन विन सिचुएशन। तो पहला पिलर खड़ा हो गया, कैश फ्लो की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब जब हाथ में पैसा आया तो उन्होंने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जो अपने समय से कई दशक आगे था। इसने उन्हें एक ऐसा फायदा दिया जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। सोचिए, उस जमाने में जब भारत के स्पेस प्रोग्राम्स के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, एशियन पेंट्स ने अपने फ्री कैश फ्लो से एक सुपर कंप्यूटर खरीदा। और वो इसका इस्तेमाल किस लिए कर रहे थे? डेटा एनालिसिस के लिए। ये पता लगाने के लिए कि देश के किस कोने में, किस मौसम में, किस रंग के पेंट की कितनी डिमांड होगी। इस डेटा की ताकत का नतीजा ये था कि 98.5% चांस था कि किसी भी पेंटर को जो भी रंग चाहिए वो उसे पास की दुकान पर मिल ही जाएगा। ये वो भरोसा था जो कोई और कंपनी दे ही नहीं पा रही थी। पैसे और डेटा, इन दोनों ताकतों ने मिलकर उन्हें एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने में मदद की जिसका कोई मुकाबला नहीं था। आज देखिए, एशियन पेंट्स के पास करीब 1,70,000 डीलर हैं। ये आंकड़ा उनके 2 सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स को मिलाकर भी लगभग 2 गुना है। तो अब आता है तीसरा और आखिरी पिलर। इसने दुकानदारों के साथ उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया, उनकी एक और बहुत बड़ी टेंशन को खत्म करके। जरा सोचिए, टेंटिंग मशीन से पहले एक दुकानदार को क्या करना पड़ता था? उसे 200 से ज्यादा अलग अलग रंगों के डब्बे अपनी दुकान में रखने पड़ते थे। कितनी जगह और कितना पैसा ब्लॉक होता था। फिर एशियन पेंट्स टिंटिंग मशीन लेकर आया।
अब दुकानदार को सिर्फ एक सफेद बेस पेंट रखना होता था और ग्राहक के सामने उसी वक्त कोई भी मनचाहा शेड बनाकर दे सकता था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों पिलर्स अलग अलग काम नहीं करते, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्होंने मिलकर एक ऐसा मजबूत किला, एक ऐसी मोट बनाई है जिसे पार करना किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए लगभग नामुमकिन है। इसको ऐसे समझिए, स्मार्ट कैपिटल मैनेजमेंट से पैसा आया। उस पैसे से उन्होंने सुपर कंप्यूटर और 50,000 टिंटिंग मशीनें खरीदी। सुपर कंप्यूटर के डेटा ने उनके 1,70,000 डीलर्स के नेटवर्क को ऑप्टिमाइज किया और टिंटिंग मशीनों ने इन डीलर्स को हमेशा के लिए अपना बना लिया। हर एक पिलर दूसरे को मजबूत करता गया। तो इस पूरी कहानी से एक बिजनेस स्टूडेंट या एक इन्वेस्टर को क्या सीखना चाहिए? इसे हम 3 सवालों की एक चेकलिस्ट में समेट सकते हैं। जब भी किसी कंज्यूमर गुड्स कंपनी को एनालाइज करें तो ये 3 सवाल जरूर पूछें। पहला, कैपिटल एफिशिएंसी। क्या कंपनी अपने पैसे को अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर तरीके से मैनेज करती है? दूसरा, डेटा सुप्रीमेसी। क्या कंपनी डिमांड का अंदाजा लगाने और सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए डेटा का इस्तेमाल करती है? और तीसरा, चैनल लॉयल्टी। क्या कंपनी ने अपने डीलर्स और रिटेलर्स को सिर्फ कस्टमर नहीं बल्कि पार्टनर बनाया है? ये चेकलिस्ट सीधे एशियन पेंट्स की प्लेबुक से आती है। तो सवाल यही उठता है कि अगर कोई कंपनी अपने कैश, अपने डेटा और अपने सेल्स चैनल, इन तीनों पर महारत हासिल कर ले तो क्या उसे कभी हराया जा सकता है? ये केस स्टडी हमें यही सिखाती है कि बाजार पर राज करना सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के बारे में नहीं है। ये एक मजबूत, स्मार्ट और लॉयल सिस्टम बनाने के बारे में है जो जमीन से खड़ा किया गया हो।